एक भारतीय लड़की की दुख भरी दास्तान। पामीला कपूर भारत की मशहूर सहाफ़ी और औरतों के हुकूक के लिए अपने काम की वजह से मरूफ हैं। उन्होंने हाल ही में अपने शौहर की मदद से भारत में कॉल गर्ल बन जाने वाली घरेलू लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं ताकि पता चले कि आखिर बाइज्जत जिंदगी जीते जीते कोई लड़की कैसे इस गले में जा गिरती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। पामीला का कहना है कि भारत में शादीशुदा औरतें, कॉलेज की लड़कियां, उस्तानियां और ऐसी औरतें कॉल गर्ल बनी हुई हैं कि सुनकर यकीन नहीं आता। भारतीय मुआशरती का ये रुख दिखाने के लिए अपने क़ारीन के लिए ये इंटरव्यूज़ पामीला के शुक्रिया के साथ शाये कर रहा है इदारा। 20 साला कांति एक सादा दरमियानी शक्ल सूरत की लड़की है। इसका कद काफी छोटा है, जिस्म पतला मगर मुतवाजिन है, मामूली मेकअप करती है, किसी कदर शर्मीली है और मील मिलाप से गुरेज करती है। 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद इसने एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली है और उसके साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। ये सिलसिला 3.5 साल से चल रहा है। तनख्वाह 150 रुपये मिलती है। इसने कॉल गर्ल के तौर पर काम 2.5 साल से जारी रखा हुआ है, जिससे 300 रुपये माहाना कमाती है। कांति निचले मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसका वालिद एक फैक्ट्री में वेल्डर है और उसकी तकरीबन 350 रुपये माहाना आमदनी है। इसकी तालीम 8 जमातों तक है। कांति की माँ जो फौत हो चुकी है, सिर्फ 6 जमातें पढ़ी हुई थी। कांति अपने वालिदैन की दूसरी औलाद है। इसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। वालिद चूंकि मैट्रिक नहीं कर सका था, जिसका उसे शदीद एहसास था, इसलिए वो अपनी औलाद को मियारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने का ख्वाब देखा करता था। यहाँ पहुंचकर कांति रुक गई। मैंने मजीद कुछ बताने के लिए कहा। वो तैयार तो न थी, मगर मेरा इसरार और मिन्नत समाजत बढ़ी तो वो अपनी जिंदगी और बचपन से लेकर अब तक के तजुर्बात बताने पर आमादा हो गई। चुनांचे इसने बताना शुरू किया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, बाप के घर मैं शुरू ही से गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, लेकिन मेरे वालिदैन के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खुशगवार थे। हमने उन्हें लड़ते या एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए बहुत कम पाया। अलबत्ता खाने पीने और पहनने की अशिया की हमारे यहाँ हमेशा ही किल्लत रही। इसी वजह से मेरी वालिदा बहुत झंझलाती और मगमूम रहती। फिर भी मेरे वालिद हमें अच्छी और महंगी तालीम दिलाने पर कमर बस्ता थे। उन्होंने हमें एक कनौनत में दाखिला दिला रखा था। इनकी तनख्वाह का निस्फ हिस्सा तो हमारी यूनिफॉर्म और फीसों की नज़र हो जाता, बाकी जो कुछ बचता इससे रोटी कपड़ा लिफ्ट व दीगर लवाजमात बमुश्किल पूरे होते। मुझे ये भी याद है कि कई दफ़ा हमें रात का खाना खाए बगैर सूना पड़ता। इससे मेरी माँ बहुत दुखिया हो जाती। फिर भी मजमूई तौर पर हम एक मुतमईन और खुश घराने के अफराद थे। मेरे वालिद के औकातकार बहुत तवील थे। जब वो थके हारे घर वापस आते, हम पर निस्फ से ज्यादा नींद तारी हो चुकी होती। मुझे अपनी माँ और बड़े भाई से बहुत लगो था। मैं चूंकि कम उम्र थी, इसलिए मेरी समझ में ना आता कि हमारे पास मेरी दीगर क्लास फेलोज की तरह पहनने और खाने को काफी कुछ क्यों नहीं है। क्या ये मेरे वालिद के पास दौलत कम होने की वजह से है? ऐसा क्यों है? मैं अक्सर जिद करती और शोर मचाती कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छा फराक होना चाहिए और खाने को केक पेस्ट्रियां होनी चाहिए। मेरे रोने और बसूरने को सिर्फ मेरा बड़ा भाई अच्छी तरह महसूस करता। चुनांचे वो अपने हिस्से के खाने में से भी मुझे
कुछ दे देता और अपनी शर्ट और शॉर्ट्स पर आने वाला खर्च बचाकर मेरे लिए फराक ले आता। मुझे इस वक्त इस चीज का एहसास न होता। मुझे उन बातों की समझ इस वक्त आने लगी जब मेरी उम्र 9 साल हो गई। फिर मुझे ये भी पता चलने लगा कि उम्मी आमतौर पर इसलिए फाका करती है कि इसके शौहर और बच्चों को काफी खाना मिल सके। वो बहुत कमजोर और थकी दिखाई देने लगी क्योंकि सारे घर का काम उसे तन्हा निपटाना पड़ता। वालिद जब काम से वापस आते तो वो भी झंझलाए हुए होते थे। अगर हम शोर मचाते तो वो सख्त डांट डपट करते। वो बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते, इसलिए वो कभी कभार सिर्फ इसी को खिलाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आते। लेकिन बड़ा भाई मुझे इसमें हिस्सादार बना लेता। खाने पीने की चीजों की किल्लत के बावजूद हम एक खुश घराना ही थे, लेकिन फिर हम पर एक आफत टूट पड़ी। अपने बचपन के गमनाक वाकयात और तल्ख तजुर्बात का जिक्र करते हुए कांति ने कहा कि मैं इस वक्त 9 साल की थी कि मेरा बड़ा भाई जो 11 साल का था 4-5 रोज शदीद बुखार में मुब्तला रहने के बाद फौत हो गया। इसकी अचानक मौत वालिदैन और खुद कांति के लिए खौफनाक धचका थी। बाप की तो गोया कमर ही टूट गई। इसके बाद माँ की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और चंद साल के अंदर वो बहुत ही कमजोर हो गई। कांति ने कहा कि इसने अपने बाप और माँ को अक्सर ये कहते हुए सुना कि हमारा मुतवफ़्फ़ी बेटा हमारी उम्मीदों का मरकज़ था। हम समझते थे कि वो अच्छी तालीम हासिल करके अच्छा रोजगार पाएगा, हमारी देखभाल करेगा और छोटे भाई और बहनों का भी सहारा बनेगा। इसकी माँ पर गम व अंदो कि इतने दौरे पड़ते कि कुछ खाती पीती ना थी और रुक कई रातें जाग कर गुजार देती। कभी कभी बेहोश भी हो जाती। वालिद अपनी थोड़ी तनख्वाह की वजह से इसके इलाज, मुआलजे, आराम और मुनासिब खुराक का एहतमाम न कर सकता। इस तरह इसकी सेहत मुसलसल बिगड़ती चली गई। कांति ने अपनी दास्तान गम जारी रखते हुए कहा, हम पर दूसरी बड़ी आफत मेरे बड़े भाई के इंतकाल के 4 साल बाद इस वक्त पड़ी जब माँ का इंतकाल हो गया। इसकी मौत भी हमारे लिए बहुत बड़ा सानिहा थी। हम बच्चे जब स्कूल गए हुए होते और बापू फैक्ट्री में होते तो माँ मुख्तलिफ छोटे मोटे कामों के लिए अंदर बाहर आती जाती रहती। इस दिन भी माँ गालिबन मार्केट गई हुई थी या डॉक्टर के पास गई थी। वापसी पर वो सड़क पर गिर पड़ी। सर मैं शदीद चोट लगी और खून बहने लगा। अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही दम तोड़ गई। इस वक्त में तकरीबन 13 साल की थी। मैं और मेरी छोटी बहन हद रोए। छोटा भाई बमुश्किल 7 साल का था। माँ की मौत का सुनकर वो सकते में आ गया। बापू को शदीद सदमा पहुंचा। वो हर वक्त मगमूम रहने लगे और हमसे भी बेपरवाह हो गए। हमसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार करने की बजाय उन्होंने चुप रहने का रवैया इख्तियार कर लिया। कभी कभार कोई सरसरी बात कर ली तो कर ली, फिर तवील खामोशी छा जाती। इस पर हमें माँ की याद मजीद सताने लगी। इस तर्ज अमल के बावजूद भी बाप की ख्वाहिश थी हम कानूनत में अपनी तालीम जारी रखी। मुझे अपनी तालीम के साथ घर का काम काज भी 13 साल की उम्र में संभालना पड़ा। मैं काम के बोझ को शिद्दत से महसूस करती और बाप की माली मुश्किलात को समझे बगैर ही बार बार इससे घर में एक नौकर रख लेने का इसरार करती। मेरे मुतालबे पर वो परेशान होता रहता।
एक दिन उसने बताया कि वो कोई ऐसा इंतजाम करना चाहता है जिस से ऐसा हो जाए कि हम दोनों बहनों को घर में तन्हा न रहना पड़े और घर के काम में मदद भी मिले। बिलाखिर उन्होंने ऐसा इंतजाम कर ही दिया, मगर इस इंतजाम ने हमारी जिंदगियां तबाह कर दे। पूछा गया कि जिंदगियां कैसे तबाह हुई। कांति ने बताया कि इसका वालिद एक औरत को घर ले आया था जिसे शुरू में हम आंटी समझते थे, लेकिन जल्द ही अंदाजा हो गया कि बापू ने इससे चुपके से शादी कर ली है और इस तरह वो हमारी सौतेली माँ बन गई है। हमने महसूस किया कि हमारा बाप इससे बहुत मोहब्बत करता है और खानदान के हर मामले में इसी की बात सुनता और मानता है। वो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाता और उसकी बड़ी नाज बर्दारी करता। वो सिर्फ खुद से और मेरे बाप से गरज रखती। इस तरह वो आपस में इतने मुनहमिक रहने लगे कि उन्हें हम बच्चों की कोई परवाह न थी। आगे फिर कांति की ज़बानी सुनी। हमारी बड़ी बदकिस्मती थी कि बापू ने स्किता नाम निहाद आंटी को घर में डाल लिया। इससे घर के किसी काम से दिलचस्पी न थी। उसने उन कामों में हम दो बहनों को जोत दिया। जब हम थकी हारी स्कूल से वापस आती तो बस्ता छोड़ने और यूनिफॉर्म उतारने के बाद हम खाने पकाने और दीगर कामों में मसरूफ हो जाती और रात गए तक लगी रहती। होमवर्क भी तसल्ली से न कर सकती। मुझे पता था कि बापू की आमदनी बहुत कम है, इसके बावजूद भी माँ की जिंदगी में हमें उमूमन पेट भरकर खाना मिलता। अलबत्ता कभी कभार खाए बगैर सो जाना पड़ता था। लेकिन अब फाके ज्यादा होने लगे। इस नाम निहाद आंटी किता ने कई यार बना रखे थे। जब बापू काम पे गया होता और हम स्कूल में होते तो ये हमारे घर में होते और उनकी खातिर तवाज़ु की जा रही होती। हमें यह बात पड़ोस की एक खातून ने बताई जो हमारी मुतवफ़िया माँ की सहेली रह चुकी थी। फिर इसका हौसला देखो कि मुझे तो लड़कों से मिलने जलने की इजाज़त न थी और ख़ुद गैर मर्दों से गिलछुड़े उड़ाने में से किसी की रोक टोक न थी। मैं सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसका हमसे मुशफ़िकाना सलूक होता तो शायद मैं उसकी तरफ से आयत पाबंदियां कबूल भी कर लेती, लेकिन मौजूदा सूरत में इन पाबंदियों को आमरियत ही समझती। बापू की आमदनी महदूद थी तो इसके अपने कपड़े और मेकअप वगैरह के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे। हमें तो 2 वक्त की सादा रोटी तक मुयस्सर न थी। कई दफ़ा मैंने बापू से ये बातें करने के बारे में सोचा, मगर वो इसकिता से इतना लाड प्यार कर रहा था कि मुझे इससे बात करने की हिम्मत न हुई। इसने कभी हमसे पूछने की कोशिश ही ना की ये औरत हमसे अच्छा सलूक कर रही है या नहीं। फिर इस वक्त कांति का पैमाना सब्र छलक पड़ा जब आंटी ने इसके बाप को कायल कर लिया कि इसकी तालीम 10वीं जमात से आगे जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे किसी जॉब पर लगा दिया जाए ताकि ये अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करे। ये सुनकर कांति को शदीद गुस्सा आया। बात यहीं तक न थी बल्कि ये भी थी उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिनमें कांति और बिलखुसूस इसका छोटा भाई फाकों से दो चार हो गए। इस पर उसका भाई आमादा बगावत हो गया और बाज़ औकात वो इसे बुरी बुरी गालियां भी देने लगता। उन्हें घर से जेब खर्च न मिलता। कानूनत में जहां दौलतमंद लोगों के बच्चे पढ़ते थे वो खुद भी खुलकर खर्च करते और दोस्तों की भी खातिर मुदारात करते रहते। इस पर उनके दिल में आंटी के खिलाफ गुस्सा मजीद बढ़ जाता। कांति के दिल में बार बार ये ख्वाहिश पैदा होती कि उसे भी खर्च के लिए कहीं से कुछ पैसे मिल जाया करें ताकि वो खुद भी चीज़ें खरीदे और भाई बहन को भी दे ताकि उनके दिलों से कमतरी और महरूमी का एहसास कम हो सके। जेब खर्च तो अलग रहा, उन्हें पेट भर के रोटी तक मुयस्सर न थी। अब तो उसने बाप से भी नफरत करना शुरू कर दी कि वो अपनी औलाद की ना तो कोई परवाह करता है ना उसे वक्त देता है। सारे पैसे लाकर नई बीवी के हवाले कर देता है। 10वीं पास करने के बाद जब बाप ने कांति को आगे तालीम जारी रखने के लिए पैसे ना दिए तो उसे सख्त मायूसी हुई। चुनांचे इसने नौकरी करने का फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं इस घर में सारा दिन रहना कहाँ गवारा कर सकती थी जहां वो किता मेरी आंटी भी रहती थी। मैं कोई भी जॉब
फौरी तौर पर कबूल करने को तैयार थी ताकि अपने लिए और अपने भाई और बहन के लिए कुछ रकम हासिल कर सकूं। मेरी ज़बरदस्त कोशिश थी कि मेरी तरह वो भी महज फीस वगैरह न होने की वजह से तालीम तर्क करने पर मजबूर न हो जाएं। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट पर स्टाफ की छुट्टियों की वजह से पैदा होने वाले खला को पर करने वाली टीचर के तौर पर मुलाजमत शुरू कर दी। बाद अज़ां आर्जी टीचर की हैसियत में 100 रुपये माहवार पर आर्जी टीचर तैनात हो गए। मैंने इसके हालात को मज़ीद कुरेदते हुए वो हालात दरियाफ्त किए जिनमें उसने काल गर्ल के तौर पर काम का आगाज़ किया। मैंने बड़ी कोशिश और दम दिलासा देकर उसे ये सारी तफसीलात बयान करने पर आमादा कर लिया। कांति पहले तो काफ़ी झिझकी, फिर बोलना शुरू कर दिया। मैंने स्कूल में टीचरों को बता दिया कि मुझे रकम की अशद ज़रूरत है। अगर कोई तालबा ट्यूशन पढ़ना चाहती हो तो उसे मेरे नाम की सिफारिश कर दीजिएगा। स्कूल में तकरीबन 3 माह की मुलाजमत के बाद एक लड़की ने अपने घर पर मुझसे ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मुझे 50 रुपये महीना मिलने लगे। इस तरह तनख्वाह समेत 150 रुपये मिलने से मेरी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ गया। ताहम जहां तक मेरी ज़रूरतों का ताल्लुक था, ये बहुत कम थे। मुझे बहन भाइयों की कानूनत की तालीम जारी रखने और घर में हम तीनों के अखराजात के हिस्से के तौर पर अदा करने के लिए इससे कहीं ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत थी। बहरहाल सरेदस्त इससे ज़्यादा मैं कहाँ से लाती। मैंने जब कमाना शुरू किया तो बापू ने मेरी बहन और भाई की कानूनत फीस देने का सिलसिला, मुझे यकीन है कि इस जालिम आंटी के उकसाने पर, बंद कर दिया और हमारे खाने की मिकदार भी घटा दी। इस तरह मुझे अपनी बड़ी तौहीन और बेचारगी का एहसास होना शुरू हो गया। इस दौरान स्कूल में मुझे ये बात भी महसूस होने लगी कि दूसरी उस्तानियाँ मुझसे हमेशा बेहतर लिबास में मलबूस होती हैं। क्या मुझे इन जैसी नहीं होना चाहिए? इस पर मेरा ख्याल इस लड़की के वालिद की तरफ गया जिसे मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रही थी। वो बहुत दौलतमंद आदमी था और दौलतमंदों से उसकी दोस्तियां और जान पहचान भी काफ़ी थी। चुनांचे इससे पहली मुलाकात में जो ट्यूशन फीस वसूल करते वक्त हुई, मैंने इससे कहा कि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। अपनी तनख्वाह की कमी को ट्यूशन से पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपने बच्चों के लिए ट्यूटर की ज़रूरत हो तो मैं तवज्जो से पढ़ूंगी, इससे मुझे भी कुछ फ़ायदा पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचकर वो अचानक रुक गई। ऐसा लगा कि शायद वो इस सिलसिले में कुछ नहीं बताना चाहती। चुनांचे कुछ देर तक मैं भी खामोश रही। मैंने इस पर उसके माजी के तजुर्बात के इंकिशाफ के लिए जोर देना मुनासिब ख्याल ना किया। उधर उधर की बातें शुरू कर दें जिनमें इसके स्कूल के हालात, साथी उस्तानियों के रहन सहन, मशागिल और दिलचस्पियों के बारे में सवालात वगैरह शामिल थे। फिर मैंने इसका मौजू पाकर बड़ी होशियारी से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने वाली तलब्बा के वालिद का जिक्र किया और पूछा कि क्या इसने इसे कुछ मज़ीद ट्यूशन्स दिलवा दें। इस पर उसने दोबारा अपने तजुर्बात बताना शुरू कर दिए। इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा तहयुर-ख़ेज़ वाक़या पेश आ गया। इस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 17 बरस थी। मेरी प्राइवेट शागिर्द के वालिद ने अपने घर पर एक रोज़ मुझे कहा कि मैं उसके हमरा इसके दोस्त के घर चलो। मैं फ़ौरन राज़ी हो गई कि यह मुझे अपने दोस्त से मुतारफ़ करवाकर उसके ज़रिए ट्यूशनें दिलवा देगा। इस शाम जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। इसकी रौनकें देखकर मेरी मरूबियत की कोई इंतहा ना रही। मैं इस बात पर कुछ शर्म भी महसूस कर रही थी क्योंकि मेरा लिबास ऐसी महफिल के शायान शान ना था। बहरहाल उसने अपने दोस्त से मेरा तारुफ करवाया और मुझे इसके पास ही कुर्सी मिल गई। मुझे शराब का पैक पेश किया गया। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन इसके इसरार पर मैं कुछ नर्म हो गई क्योंकि मैं पसमानदा या मगरूर होने का तासुर नहीं देना चाहती थी। मैंने पैक थाम लिया। इसकी कड़वाहट के बावजूद 3 या 4 पैक पी लिए। मुझे अपना सर जल्द ही चकराता हुआ महसूस होने लगा और साथ ही में बातूनी और ज़्यादा हशाश बशाश होने का मुजाहिरा करने लगी। मैं खाने में हर किसी के साथ शरीक हुई। चंद नवाले एक मेज़ से और चंद दूसरी मेज़ से उठाए और महकती हुई पूरे हाल में घूमने लगी। जब डिनर ख़त्म हो गया तो मैंने अपनी शागिर्द के वालिद से कहा कि मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे, तो इसने मुझे कुछ देर इंतज़ार करने को कहा।
क्योंकि बकौल इसके इसका दोस्त मुझसे अलहदगी में कोई बात करना चाहता है। मैंने सोचा शायद अपनी बच्ची की ट्यूशन फीस और पढ़ाने के औकात वगैरह मुकर्रर करना चाहता होगा, इसलिए मैं इसके साथ इसके कमरे में चली गई। इसने वहां मुझसे मेरे कामों मशागिल, मेरी मुलाजमत और ख़ानदान के हालात और आमदी वगैरह पूछने के बाद मुझे कुछ रकम दी और फिर बताया कि जो दोस्त तुम्हें अपने हमरा लाया है इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम बहुत ज़रूरतमंद हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ। मैं इस पर खामोश रही, सिर्फ मुस्करा दी। इस पर उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिस पर मैंने ज़रा मुज़ाहमत की, लेकिन नशे के असर की वजह से मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नशे ने दिमाग को मवफ कर रखा था, इसलिए मालूम नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। चूंकि मैं काफ़ी रकम मिल जाने की वजह से दिली तौर पर खुश भी थी, इसलिए मैंने इसे आगे बढ़ने दिया और अपने हाथ इसे पकड़ने दिए, और इसके बाद इसने तकरीबन ज़बरदस्ती ही मेरे साथ जिनसी फेल कर दिया। ताहम मुझे एतराफ़ है कि यह हरकत इतनी खौफनाक और दर्द पहुंचाने वाली न थी जितनी कि मैं पहले समझ रही थी। अपने कपड़ों को झाड़-वाड़ कर साफ किया, बालों को समेटती हुई बाहर निकल आए। बाहर उसका दोस्त जिसने इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनवाया मुंतज़िर खड़ा था। वो मुझे इस हालत में देखकर जैपा, फिर रास्ते भर कुछ कहे बगैर गाड़ी चलाता रहा और मुझे घर ड्रॉप कर दिया। कांति ने बाद अज़ां बताया कि इस वाक़या के कई रोज़ बाद, यानी कई नागे करके, वो अपनी शागिर्द को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए। इसके बाप ने मुझे फ़रागत के बाद ठहरने के लिए कहा, जैसे कि वो कोई बात कहना चाहता हो। अपनी बेटी को अंदर भेज देने के बाद इसने कहा कि वो इसकी मदद करना चाहता है, इससे इसे पैसे मिलेंगे बशर्ते कि वो इसकी हर बात मानती रहे। कांति ने पहले गुस्से का इजहार करके इनकार किया और कहा कि अगर वो वैसी ही हरकत करना चाहता है जैसी इस रात इसके दोस्त ने की थी तो। मुझे इसके तासुरात देखकर अंदाज़ा हुआ कि इनकार किया तो मुमकिन है इसकी बेटी की ट्यूशन भी हाथ से निकल जाए। अभी मैं कुछ और कहने की कोशिश कर ही रही थी तो बोला कि इसकी बात ना मानी गई तो वो इस रात वाली बात इसके वालिदैन और स्कूल वालों को भी बता सकता है। इस तरह स्कूल से भी छुट्टी हो जाएगी। इस धमकी पर मेरी नज़रों के सामने अपने घर के दुख मुसीबतें, नौकरी से कब्ल बहन भाई के गमगीन चेहरे घूम गए और संदिल वालिदैन का रवैया भी याद आ गया। मैंने सोचा कि अगर सचमुच ऐसा हो गया तो स्कूल में बदनाम होने के अलावा घर से भी बाहर फेंक दी जाएगी। चुनांचे मैंने झिझकते हुए कहा, अच्छा जैसे आपकी मर्जी। इस तरह मैंने कॉल गर्ल के तौर पर काम शुरू कर दिया। मेरे इस सवाल पर कि कॉल गर्ल के तौर पर काम के बारे में तुम्हारा रद्द अमल क्या है, इसने जवाब दिया कि ग्राहकों के साथ पहले चंद तजुर्बात तो काफ़ी नाखुशगवार और नफ़रत अंगेज़ थे, लेकिन बाद में उसके एहसासात काफ़ी तब्दील हो गए। फिर भी वो इन हरकतों को मुज़हका खेज़, बेहुदा गंदी और वाहियात बातें समझती है। मैं अब भी इसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ और इस शख्स की बेटी की प्राइवेट ट्यूशन भी जारी है। मुझे अपने अमीर दोस्तों, कारोबारी साथियों के यहाँ लाना ले जाना अपने ज़िम्मा लिया हुआ है। वो इन दोस्तों से तिजारती फ़वाइद हासिल करता है और मुझसे खुद जो हरकतें करता है उनके इवज़ अलग रकम देता है। घर में मैंने यह बता रखा है कि मुझे और ट्यूशनें भी मिल गई हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। जब कभी बहुत देर से पहुंचूं तो बता देती हूं कि मेरी फलां शागिर्द की तरफ से पार्टी थी। मैं तकरीबन 3 साल से इसी झूठ को निभा रही हूं। मेरी शागिर्द का बाप हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे मामलात कहीं ना कहीं फिक्स कर देता है, मुझे गाड़ी पर वहां ले जाता है और घर पर ड्रॉप भी कर देता है। वो बैक वक्त दलाल का काम भी करता है और मुझे खुद भी इस्तेमाल करता है। इसके इवज़ 300 रुपये महीना अदा करता है। इस तरह अपनी बेटी की तालीम और तरबियत की पाकीज़गी मजरू करके मुझसे गंदे काम करता भी और कराता भी है। आखिर में कांति ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मुझसे गंदे बूढ़े लोग जो कुछ करते हैं या जिन हरकतों की तवक्को करते हैं, मैं उन पर बरूने मनाती। वो किस्म किस्म की हरकतों से अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। इसे पेट की आग और भाई बहन की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। इनसे मिलने वाले पैसों से रोटी, कपड़ा और छोटों की कानोनट की
تعلیم کے لیے فیس کا انتظام ہو جاتا ہے اور گھر سے طویل غیر حاضری سے اس مکروہ ماحول سے بھی نجات ملتی رہتی ہے جو اس کی آنٹی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح کسی اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن 6-7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنا اور بہن کو بیاہنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً برے کام کو برا سمجھتی ہوں اور کوئی آبرومندانہ کام کر کے زندگی گزارنے کی متمنی ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک کر سکتی ہوں؟ تاہم مجھے یقین نہیں کہ میری شادی ہو سکے گی، مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آخر آشکار ہے کر رہتی ہے۔ کون ہے جو ایسی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد بھی بیوی بنائے رکھے گا؟